हेलो जय हिंद। तो हम बात कर रहे हैं CAPF एग्ज़ाम के लिए, और इस सीरीज़ में हमने CAPF एग्ज़ाम का जो 2014 का हिस्ट्री वाला क्वेश्चन पेपर था वो हमने डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज, यानी कि जो एग्ज़ाम है इसमें जो 2015 का CAPF का एग्ज़ाम हुआ था उसका हिस्ट्री वाला पोर्शन हम कवर करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मेन फेज ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, मेन फेजेस क्विट इंडिया मूवमेंट के क्या क्या है? स्ट्राइक्स, बॉयकॉट्स एंड पिकेटिंग इन अर्बन सेंटर्स, तो क्या ये था? अगला देख लेते हैं, वाइड स्प्रेड अटैक्स इन रूरल एरियाज ऑन द मेनी सिम्बल्स एंड मीन्स ऑफ कॉलोनियल रूल एंड अथॉरिटी, फॉर एग्जाम्पल रेलवेज, टेलीग्राफ लाइन्स एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग एंड द कर्नाटक मेथड। तो इन ऑप्शंस में हमें अब बताना है कि कौन से ऑप्शंस सही हैं। तो देखिए, जो ये पहला वाला फेज़ है, स्ट्राइक्स, बॉयकॉट्स एंड पिकेटिंग इन अर्बन एरियाज़, ये तो खैर था ही, ये वाला ऑप्शन भी तो राइट है। वाइड स्प्रेड अटैक्स इन रूरल एरियाज़ ऑन द मेनी सिम्बल्स, जैसे जो उस समय जो अपोजिशन किया जा रहा था, जो अपोज़ किया जा रहा था, यानी कि जो ऐसी कोई चीज़ जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को दिखाती है, जैसे जो रेलवेज़ है, टेलीग्राफ लाइन्स है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, ये ब्रिटिश ही लाई। ठीक है, तो ऐसी हर एक चीज़ पे हम क्या करेंगे? अटैक करेंगे। तो ये भी एक पार्ट था किसका? क्विट इंडिया मूवमेंट का। फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग एंड द कर्नाटक मेथड, एक्चुअली में फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग नहीं था। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन 1, 2 एंड 4। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट का पार्ट ये नहीं था, होम रूल लीग। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना हुई कब थी? ठीक है, ये हुआ था 1916 में। ठीक, ओके। और जो एक क्विट इंडिया मूवमेंट है ये कब हुआ था? अगर आपको इनकी टाइमलाइंस भी पता होगी ना, तब भी आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 8 अगस्त। ठीक है, 8 अगस्त 1942। ठीक है, शुरुआत हुई थी इसकी बॉम्बे से। लीडर कौन था? गांधी जी थे। ओके, तो भाई साहब, अगर ये पता होता आपको, अगर ये पता है होम रूल लीग कब स्थापना हुई, तो ये आप ऑटोमेटिकली इसको हटा सकते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1, 2 एंड 4। अच्छा, कर्नाटक मेथड क्या था? तो कर्नाटक मेथड में ये ऐसा था कि जो यूथ हुआ करता था उस समय का, वो दिन में क्या करते, वो अपना खेती किसानी का काम करते, और रात में क्या करते, वो एक्टिव हो जाते, वो प्रोएक्टिवली ब्रिटिश को अपोज करते वहाँ पे। फिर वही है ना कि जो उनकी बिल्डिंग्स हैं, जो ब्रिटिश इंडिकेशंस हुआ करते थे, उन पे अटैक करते। ठीक है, तो ये था कर्नाटक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बाल गंगाधर तिलक वॉज एसोसिएटेड विद, किससे किससे एसोसिएटेड थे बाल गंगाधर तिलक? पूना सार्वजनिक सभा, द एज ऑफ कंसेंट बिल, गौ रक्षणी सभा, या फिर आत्मीय सभा। देखिए, पूना सार्वजनिक सभा से तो ये संबंध रखते थे। स्थापना जो हुई थी पूना सार्वजनिक सभा की, वो हुई थी 1870 में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1870 में। और स्थापना करी किसने थी? MG रानाडे जी ने की थी। और इनके साथ साथ दो लोग और थे, GV जोशी एंड SS चिपलंकर, ये दो लोग थे। बट बाद में जो है इसमें बाल गंगाधर तिलक ने भी ज्वाइन किया था, तो ये इससे एसोसिएट रहे। तो एक तो ऑप्शन सही है, ऑप्शन 1 तो होगा। दूसरा है एज ऑफ कंसेंट बिल। पहली बात तो ये बिल आया कब था? एज ऑफ कंसेंट बिल आया था 1891 में। ठीक है, ये आया था 1891 में, ये बिल आया था। और इस बिल के हिसाब से क्या हुआ था कि जो लड़कियां हैं उनकी मैरिज एज 10 से बढ़ा करके 12 की गई थी। ठीक है, अब हुआ क्या था कि इस बिल का अपोज किया था बाल गंगाधर तिलक ने। उन्होंने कहा था, देखिए, बाल गंगाधर तिलक को ये दिक्कत नहीं थी कि एज 10 से 12 बढ़ा दी गई है ना, क्योंकि अगर इस बात से दिक्कत होती तो वो अपनी पुत्री का विवाह 16 साल की उम्र में नहीं करते। ठीक है, उन्होंने अपनी खुद की बेटी की शादी 16 साल की उम्र में करी। और उन्होंने कहा, बाकी लोगों को भी ये संदेश दिया कि आप 16 से ज़्यादा जब आपकी पुत्रियां हो जाएं तब उनका विवाह करिए। उनका मेन अपोज करने का रीज़न ये था कि वो ये चाहते थे कि जो बिल है ना, वो ब्रिटिश ना लेकर के आए, हम लेकर के आए। हम इनके दिए हुए नियम पे क्यों पालन करें, हम अपना नियम बनाएंगे। एंड दैट इज़ वाई ही अपोज्ड। तो एक तरीके से वो एज ऑफ कंसेंट बिल से भी एसोसिएट करते थे। तीसरा, गौरक्षणी सभा। गौरक्षणी सभा से संबंध नहीं रखते थे। इसकी स्थापना करी थी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्थापना कब हुई थी ये ध्यान रख लीजिए, 1882 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1882 में किसकी? गौरक्षणी सभा की। तो इससे नहीं संबंध रखते थे। आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी 1815 में। ठीक है, 1815 में इसकी स्थापना हुई थी आत्मीय सभा की। और बाल गंगाधर तिलक का खुद का जन्म हुआ था 1856 में। ठीक है,
1856 में इनका जन्म हुआ था, तो ये जाहिर सी बात है इसे एसोसिएट करेंगे नहीं, ठीक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 1, एक्चुअली पूना सार्वजनिक सभा, एज ऑफ कंसेंट बिल। अब इसमें क्या क्या होगा, 1 एंड 2, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द प्रपोजल्स ऑफ द कैबिनेट मिशन डिड नॉट इंक्लूड, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। कैबिनेट मिशन के प्रपोजल्स में क्या क्या नहीं था। तो इसमें जो दिया गया है, अ 3 टियर स्ट्रक्चर फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया विद बोथ द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स, बिल्कुल सही है, ये था। फॉर्मेशन ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी था। तीसरा है क्रिएशन ऑफ अ सॉवरेन पाकिस्तान विद 6 मुस्लिम मेजॉरिटी, ये नहीं था। कैबिनेट मिशन जो आया था उसमें ये साफ साफ कहा गया था कि देखो भैया, ये जो हम प्लान लेकर के आ रहे हैं, हम ऐसी किसी भी चीज़ का सपोर्ट नहीं करेंगे जिसमें ये बात की जाएगी भैया इंडिया को डिवाइड करके एक पाकिस्तान अलग बनाया जाए। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा था, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है। बात कर लेते हैं अगर कैबिनेट मिशन की, तो 1946 में आया था, ठीक है, 1946 में आया था। और उस समय मेंबर कौन था इनका, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। गवर्नमेंट कौन सी थी ब्रिटेन में उस समय, क्लेमेंट एटली उस समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, ठीक है। तो वही मैंने बताया ना कि ये वाला पोर्शन इसका नहीं था, तो ओनली 1 एंड 2 राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द फ्रीडम एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट, ध्यान रखने वाली बात है, नॉट करेक्ट। इन फरवरी 1947 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली अनाउंस्ड दैट द ब्रिटिश वर नॉट गोइंग टू ट्रांसफर पावर टू इंडियंस कम व्हाट में, बिल्कुल गलत, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। एंड यही सही इसका आंसर भी है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये गलत है क्योंकि जो एटली थे, अभी मैंने बताया ना पहले वाले क्वेश्चन में कि एटली ने जो कहा था, उन्होंने पाकिस्तान बनने के लिए अपोज किया था। एंड उन्होंने कहा था कि भैया जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ट्रांसफ़र ऑफ पावर कर दिया जाए। तो उस हिसाब से ये वाला जो सेंटेंस है ये रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, पेजेंट मोमेंट्स लिखे हुए हैं और उनके लीडर, ठीक है। तो सबसे पहला जो पेजेंट मोमेंट है जो वो यहाँ पे लिखा हुआ है बकस्ट लैंड मोमेंट, ठीक है। अगर हम इसको मैच करेंगे तो जो बकस्ट लैंड मोमेंट है इसकी शुरुआत हुई थी 1937 में, ठीक है, 1937 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसको शुरू करने वाले थे कार्यानंद शर्मा, ठीक है। तो ए का तो 4 होगा, अब इन दोनों में देख लो ए का 4 कौन सा है, राइट, ए का 4 इन दोनों में है, तो ए का 4 होगा कार्यानंद शर्मा। दूसरा आ जाता है एका मूवमेंट। एका मूवमेंट की शुरुआत की गई थी हमारे इधर हरदोई और सीतापुर वाले इलाके में, सीतापुर वाला जो एरिया है वहाँ से शुरुआत हो गई थी, बेसिकली अवध वाला जो रीजन था। और इसका जो शुरुआत हुआ था 1921 में, जो मदारी पासी थे उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। तो बी का 3 होगा, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बी का 3, ठीक है। एक यही ऑप्शन है जिसमें ए का 4 है और बी का 3, बाकी आप खुद से मैच कर सकते हो। मप्पिला रेवेलियन जो हुआ था वो थे यहाँ पे आपके मप्पिला रेवेलियन, इसका मैं बता देता हूँ, ये भी 1921 में शुरू हुआ था मप्पिला रेवेलियन। और इसके जो लीडर थे वो थे कुन्हम्मद हाजी, ठीक है। और ये जो अवध किसान सभा मूवमेंट है इसके जो लीडर थे वो थे बाबा रामचंद्र, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी मूवमेंट और उनके मास बेस जो फॉलोइंग थी उस मूवमेंट से कौन संबंध रखते थे, ये वाला क्वेश्चन है। तो पहला है बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी 1928 में, ओके। इसकी शुरुआत हुई थी 1928 में। लीडर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इससे जो संबंध रखती थी वो कलिपराज, एक कास्ट हुआ करती थी, ठीक है, कलिपराज, वो इससे संबंध रखती थी, ठीक है। और यहाँ पे एक खास बात ये हुई थी कि जो लोग थे ना उनको ईश्वर की कसम दिलाई गई थी कि देखो भैया टैक्स नहीं भरोगे तो। बारदोली सत्याग्रह ही इसी बेस पे हुआ था, टैक्स ना भरने के लिए, क्योंकि उस समय एक्सेस टैक्स वसूला जा रहा था। सत्याग्रह भी इसीलिए ही रखा गया था। तो बारदोली सत्याग्रह इज़ रिलेटेड टू कल्पीराज कास्ट। दूसरा है तिभागा। तिभागा जो है इसकी शुरुआत हुई थी वही अराउंड 1946-47 के अराउंड, ठीक है। और इससे जो संबंध रखते थे तिभागा से, जो ये लड़ाई ही थी बरगदार थे और जोतदार थे, ठीक है, उनके बीच में ही ये लड़ाई थी, ठीक है। तो तिभागा विल बी कनेक्टेड टू बरगदार, बी का 1 होगा, ठीक। एंड ए का होगा 2, ए का 2 एंड बी का 1, एक मिनट, हाँ, बारदोली ए का 2 होगा, तिभागा होगा बी का 1,
ओके, ये वाला ऑप्शन बी, ठीक। बाकी का हम बात कर लेते हैं सत्यशोधक समाज। तो जो सत्यशोधक समाज है इसकी स्थापना हुई थी 1873 में, ठीक है, 1873 में इसकी स्थापना हुई थी। ज्योतिबा राव फूले ने इसकी स्थापना करी थी और इसमें मतलब इट वाज एक्चुअली ओपन फॉर ऑल कास्ट्स, ऑल सेक्ट्स एंड ऑल रिलीजन, सबके लिए ओपन था। और ख़ास करके उसमें एक कम्युनिटी थी कुनबी कम्युनिटी, ठीक है, उसमें इसका बड़ा रोल था एंड दैट इज़ वाई सत्यशोधक समाज इज़ रिलेटेड टू कुनबी पेजेंट्री। फिर एक उलगुलन जो था ये एक रिवोल्ट था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, इस वाले रिवोल्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था कि एक मुंडा समाज स्थापित किया जाए, ठीक है, मुंडा समाज, मुंडा राज है। तो उलगुलन इज रिलेटेड टू मुंडाज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द फीचर ऑफ द होम रूल लीग मूवमेंट। इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो होम रूल का हिस्सा नहीं थी या उसका पार्ट नहीं था, उसका फीचर नहीं था। बॉयकॉट एंड पिकेटिंग, टू सेपरेट होम रूल लीग रेदर देन वन ऑल इंडिया होम रूल लीग। एक्चुअली ये था, ठीक है, 2 सेपरेट होम रूल लीग बनी थी। एक बनी थी किसकी, एक की स्थापना करी थी बाल गंगाधर तिलक ने समवेयर अप्रैल 1916 में, और दूसरे की स्थापना करी थी समवेयर सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने, ठीक है। और ये जो 1916 में जो बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना करी थी वो करी थी कहाँ, कर्नाटक के बेलगाम में। एक मिनट तो स्किप हो गया, वेट, तो कर्नाटक के बेलगाम में इसकी स्थापना करी थी बाल गंगाधर तिलक ने। और वहाँ ये जो एरिया था इस वाले होम रूल लीग के अंडर में जो आता था वो था महाराष्ट्र, कर्नाटक और इधर जितना भी बरार वाला रीजन था वो आता था। बाकी के पूरे भारत में जो रेस्ट ऑफ इंडिया था उसमें होम रूल लीग किसका हिस्सा था, वो था जो एनी बेसेंट वाली होम रूल लीग थी, ठीक है। तो ये वाला तो होगा। सेटिंग अप ऑफ डिस्कशन ग्रुप्स एंड रीडिंग रूम्स, सेल एंड सर्कुलेशन ऑफ, ये भी सही है, ये भी सही है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बॉयकॉट एंड पिकेटिंग नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 1893 there occurred a split in the आर्य समाज on the issue of। तो 1893 में आर्य समाज में हो गया था क्या, विभाजन, स्प्लिट हो गया था, ठीक है। बात करें अगर आर्य समाज की, तो आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी। कब करी थी, 1875 में करी थी। किसने करी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी। कहाँ पे करी थी, इसकी स्थापना करी थी बॉम्बे में। ओके, तो अगर हम बात करें इसकी आर्य समाज की, तो एक्चुअली इट सपोर्टेड द थियरी ऑफ कर्मा में बिलीव करते थे, कर्मा को सपोर्ट करते थे, डेस्टिनी को बिल्कुल रिजेक्ट करते थे। तो इन केस अगर ये आता है तो आप इसको ध्यान रखें। तो क्या हुआ था 1883 में, 1883 में क्या हुआ था, जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनका देहांत हो गया। उसके बाद में इसमें हो गया स्प्लिट हुआ किस पे था, मीट ईटिंग वर्सेस वेजिटेरियनिज्म में, और दूसरा था एंग्लिसाइज्ड वर्सेस संस्कृत बेस्ड एजुकेशन, ठीक है। ये 2 कारण थे जिसमें इसमें स्प्लिट हो गया था। एक पार्ट कहता था भाई मीट खाएंगे, एक कहता था हम वेजिटेरियन रहेंगे। दूसरा एक पार्ट कहता था हम एंग्लिसाइज्ड एजुकेशन पे यानी कि इंग्लिश एजुकेशन पे फोकस करेंगे, दूसरा कहता था नहीं भाई हम संस्कृत बेस्ड एजुकेशन पे करेंगे। और यही 2 कारण थे, यानी कि 1 और 4, यही 2 कारण थे जिसमें उसमें स्प्लिट हुआ था आर्य समाज में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर एंड व्हेन डिड महात्मा गांधी फर्स्ट यूज हिज मेथड ऑफ हंगर स्ट्राइक। पहली बार कब महात्मा गांधी ने अपनी भूख हड़ताल शुरुआत करी, पहली बार ऐसा कब हुआ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एट चंपारण इन द ईयर 1917, ठीक है। यहाँ एक मिनट, सॉरी, ये एक्चुअली चंपारण में नहीं हुआ था। चंपारण में क्या हुआ था, पहले सत्याग्रह किए थे, बट बाद में ये जो भूख हड़ताल की थी ये एक नया चीज़ लेकर के आए थे कि हंगर स्ट्राइक करेंगे, ये लेकर के आए थे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में, ठीक है, जो कि 1918 में हुई थी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे जो वर्कर्स थे उनको अपनी सैलरी में हाइक चाहिए था, ठीक है, और वहाँ के जो मिल ऑनर्स थे उन्होंने मना कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ के जो मिल वर्कर्स थे उन्होंने अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक कर दी। और उनके सपोर्ट में आई वहाँ पे एक लेडी थी, अनसुईया बेन साराभाई। शी वॉज, आयरनी ये है कि वो जो वहाँ पे मिल ऑनर्स थे उनमें से ही एक की बहन थी, ठीक है, और वो थी अनसुईया बेन साराभाई। उन्होंने ही खुद महात्मा गांधी को बुलाया, अपने भाई के ही खिलाफ महात्मा गांधी जी को बुलाया और कहा कि भाई हमारे यहाँ आकर के मिल जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्प करिए, और वहीं पे पहली बार महात्मा गांधी जी ने अपनी हंगर स्ट्राइक शुरू करी, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेन इन्फ्लुएंसेस ऑन वासुदेव बलवंत फड़के।
इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि वासुदेव बलवंत फड़के के जीवन में ज़्यादा इन्फ्लुएंस लेकर के आई? एक्सपीरियंस ऑफ द डक्कन फेमाइन ऑफ 1876-77, बिल्कुल जो डक्कन में फेमाइन हुआ था, अकाल पड़ा था 1876 से 77 में, उसका असर इनके ऊपर बहुत पड़ा, ठीक है। एंड एक्चुअली में जो वसुदेव बलवंत फड़के हैं, इनको फादर ऑफ इंडियन आर्म्ड स्ट्रगल कहा जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, हिंदू रिवाइवलिज्म, बिल्कुल इस पे भी इसका इन्फ्लुएंस इन पे पड़ा। थियोरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो दादा भाई नौरोजी की ब्रेन ड्रेन थ्योरी थी, वेल्थ, उसके बाद में जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आई, इसका भी इन्फ्लुएंस इनके ऊपर पड़ा। फिर रिफॉर्मिस्ट आइडिया ऑफ फुले, ये इस पे इसका इनसे कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 1, 2, 3 होगा, जिसमें भी ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वर वेल नोन एज चैम्पियंस ऑफ विमेंस एजुकेशन इन कॉलोनियल इंडिया, ठीक है। कॉलोनियल इंडिया में जो विमेंस एजुकेशन की जो चैम्पियंस रही वो कौन रही, ठीक है, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हैं सिस्टर सुब्बालक्ष्मी, ये बिल्कुल थी, शी सपोर्टेड विमेंस एजुकेशन एंड जो वहाँ पे जो खास करके इन्होंने विधवाओं के जीवन के लिए काफ़ी काम किया, ठीक है, जो एकदम मार्जिनलाइज्ड विधवा हुआ करती थी, उनको काफ़ी सपोर्ट किया सिस्टर सुब्बालक्ष्मी। दूसरी हैं बेगम रुकैया सिखावत हुसैन, शी वॉज ऑल्सो वन ऑफ दीज विमेन, और इन्होंने विमेन एजुकेशन पे काफ़ी फोकस किया। फिर तीसरे हैं केशव चंद्र सेन, बिल्कुल ये भी थे, और केशव चंद्र सेन भी इसका हिस्सा थे। चौथा ऑप्शन है आनंद कुमार स्वामी, ये इसका हिस्सा नहीं थे। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1, 2 एंड 3 ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है पर्सन और उनकी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, हमें इनके बारे में बात करनी है। तो भीमराव अंबेडकर, इनकी पार्टी क्या थी? तो एक्चुअली में एक पार्टी थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगी। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के 1936 में, ठीक है, 1936 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। भीमराव अंबेडकर वॉज द लीडर। ओके, एंड दूसरा है सिकंदर हयात खान। अब ये जो सिकंदर हयात खान थे, ये यूनियनिस्ट पार्टी से संबंध रखते थे, ठीक है, यूनियनिस्ट पार्टी। इनके साथ ही साथ 2 लोग और थे जो यूनियनिस्ट पार्टी में थे, वो थे फजली हुसैन और छोटू राम, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई यूनियनिस्ट पार्टी की? इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। ओके, फिर है फजलुल हक। फजलुल हक किससे संबंध रखते थे? फजलुल हक संबंध रखते थे कृषक प्रजा पार्टी, ओके, कृषक प्रजा पार्टी से। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना हुई थी 1906 में, उसके थे ये खलीकुज़्ज़मान, ठीक, खलीकुज़्ज़मान वॉज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ठीक है। तो ये है ऑप्शन, मैच कर लेते हैं कि ए का है चौथा, ए का 4, एंड सिकंदर हयात वॉज रिलेटेड टू यूनियनिस्ट पार्टी, तो बी का हो जाएगा 3, एंड दिस इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी। ओके, सही से मार्क कर देता हूँ मैं ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट लीडर इन कॉलोनियल इंडिया? कौन कम्युनिस्ट लीडर नहीं था? ऑप्शंस हैं पीसी रॉय, एस ए डांगे, मुजफ्फर अहमद एंड सिंगारवेलू। एस ए डांगे, देखिए इसमें राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पीसी रॉय। पीसी रॉय कौन थे? ये साइंटिस्ट थे, ही वॉज एसोसिएटेड विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो ये तो थे नहीं। बाकी के तीनों लोग थे, ये एस ए डांगे, मुजफ्फर अहमद, सिंगारवेलू, ये तीनों लोग कम्युनिस्ट लीडर थे, ठीक है। मुजफ्फर अहमद की बात करें तो उन्होंने एक मैगज़ीन की शुरुआत करी थी जिसका नाम था नवयुग, ठीक है, नवयुग मैगज़ीन की शुरुआत करी किसने? मुजफ्फर अहमद ने। अगर बात करें सिंगारवेलू की, तो इन्होंने पहले ट्रेड यूनियन की स्थापना करी, इंडिया के पहले ट्रेड यूनियन की स्थापना सिंगारवेलू ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म कांग्रेस सिस्टम वॉज कोइंड बाय, ये कांग्रेस सिस्टम टर्म किसने दिया था? डीएल सेठी, रजनी कोठारी, जेम्स मनोरिया, क्रिस्टोफ जैफरलट। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, रजनी कोठारी ने ये टर्म दिया था कांग्रेस सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गांधी इरविन पैक्ट इज नॉट करेक्ट? गांधी इरविन पैक्ट से रिलेटेड ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस पर्टिकुलर में सही नहीं है, ठीक है। तो देखो, गांधी इरविन पैक्ट की अगर बात करें तो ये हुआ कब था? ये हुआ था 5 मार्च 1931 को, ठीक है, 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी और इरविन के बीच में। हुआ क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को लेकर के नेगोशिएशंस करनी थी, उसके लिए ये हुआ। अब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। गांधी रोट अ लेटर सीकिंग एन इंटरव्यू विद द वायसराय, सही है।
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज टू बी डिसकंटिन्यूड, बिल्कुल सही है, इस पैक्ट के आधार पर ये निर्णय लिया गया था। द इम्प्रिजेंट फ्रीडम फाइटर्स वर टू बी रिलीज, बिल्कुल सही, इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट में कहा गया था भैया कि जिन भी फ्रीडम फाइटर्स को आपने इम्प्रिजन करके रखा है, कैद करके रखा है, खास करके ऐसे लोग जो कि नॉन वायलेंट थे, ठीक है, उनको रिलीज़ किया जाएगा। एंड ऑल द लैंड्स दैट हैड बीन कॉन्फिस्केटेड वर टू बी रिटर्न टू द ओरिजिनल ऑनर्स। एक्चुअली में एक हद तक तो ये भी था, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से दिस इज़ नॉट करेक्ट। एक हद तक ये इसलिए था क्योंकि बात तो की गई थी, बट ये तुरंत प्रोवाइड नहीं किया गया था। एग्जैक्ट जैसे गांधी इरविन पैक्ट हुआ 1931 में, तो ये सारी चीज़ें तो लागू हो गई थी, बट ये नहीं हुआ था, ये कुछ समय बाद हुआ था। क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी बेची जा चुकी थी उसको जो उनके रियल ऑनर्स थे उनको बहुत समय बाद में मिला था। तो दिस वॉज नॉट द राइट इमीडिएट इफेक्ट ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बिलीव्ड टू बी अ कंपाइलेशन ऑफ द साम्स संग बाय द वुमेन। तो इनमें से कौन कौन सी है? सुमंगल विलासिनी, थेरी गाथा, स्त्री धर्म पद्धति एंड ऋतु संहार। इसमें अगर आपने थोड़ा बहुत बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा होगा तो आपको इसका जिक्र मिला होगा थेरी गाथा का, ठीक है। थेरी गाथा एक्चुअली एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, तो ये इसका हिस्सा नहीं है। बाकी के जो है तीनों, सुमंगल विलासिनी, इसका ये एक कमेंट्री है, ठीक है, दीघ निकाय पे एक कमेंट्री है कि इसकी बुद्ध घोष की है। और ये स्त्री धर्म पद्धति क्या है? ये एक्चुअली महिलाओं का जो रोल था सोसाइटी में उसके बारे में ये पुस्तक है। और जो चौथा है ऋतु संहार, ये एक प्ले है जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया था, ऋतु संहार, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमर सिंह इज़ द नेम ऑफ अमर सिंह नाम है, किसका नाम है भाई? फेमस लेक्सिकोग्राफर ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। लेक्सिकोग्राफर होता क्या है? लेक्सिकोग्राफर वो होता है जो कि डिक्शनरीज को बनाता है, ठीक है, डिक्शनरीज मेंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफर। तो ही वॉज वन ऑफ देम। एंड राजपूत किंग ऑफ चालुक्य लीनियज, नहीं। पोएट मेंशनड बाय कौटिल्य इन हिज अर्थशास्त्र, नहीं। डांस फॉर्म ऑफ ओडिशा, नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फेमस लेक्सिकोग्राफर ऑफ एंशियंट इंडिया। अगर अमर सिंह की बात करूं तो ये एंशियंट इंडिया के एक संस्कृत ग्रामेरियन थे, ठीक है, और इन्होंने ही एक पुस्तक लिखी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अमर कोश, ठीक है, ग्रामर पे ये पुस्तक है। तो किसने लिखी? अमर सिंह ने लिखी। और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो समवेयर 375 AD के टाइम पे थे, ठीक है, उनकी 9 दरबारियों में से एक थे अमर सिंह। ओके, और उसी हिसाब से ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि जो कौटिल्य थे वो BC में थे, ठीक है, वो चंद्रगुप्त, जब हम बुद्धिज़्म की बात करते हैं 600 BC के टाइम की, उस समय थे, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ही वॉज अ फेमस लेक्सिकोग्राफर ऑफ एंशियंट इंडिया। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज द तोलकाप्पियम इज द नेम ऑफ, ये है क्या? ए स्टेपवेल ऑफ वेस्टर्न इंडिया, नहीं भाई साहब, ए बुक ऑन तमिल ग्रामर। एंड अगर इस बुक की बात करें तो ये ओल्डेस्ट एंड मोस्ट एंशियंट बुक है तमिल की ग्रामर के ऊपर, ठीक है। अगर इसके ऑथर की बात करें तो कोई भी कंफर्म्ड ऑथर नहीं है इसका, बट हाँ, ये ओल्डेस्ट बुक है ऑन ग्रामर। कौन सी? तोलकाप्पियम, याद रखिएगा, ठीक। सो दीज वर द क्वेश्चंस ऑफ 2015 ऑफ CAPF AC एग्ज़ाम जो कि UPSC कंडक्ट कराती है। अच्छे क्वेश्चंस थे, हमने हिस्ट्री के डिस्कस किए, 2014 का ऑलरेडी कर चुके हैं, 2015 का ये हम और अभी जस्ट किया, और आगे हम 2016, 17, 18, 19, 20 भी लेकर के आते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।